हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। सो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 4, 5 एंड 6 को कवर अप किया है। फर्स्ट पार्ट पहले से ही जो है आपको अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है, तो वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिट 4, जिसका टाइटल है डेड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। ओके, सो यूनिट 4 की शुरुआत होती है विद दिस इमेज के साथ शुरुआत होती है, जिसमें एक्चुअली में दिखाया गया है कि जो पेरिसियन वुमेन हैं, दे आर ऑन देयर वे टू वर्सलीज, पैलेस ऑफ वर्सलीज की तरफ जाते हुए उन्हें दिखाया जा रहा है। 5 अक्टूबर 1789 डेट है जब यहाँ पे जो है वुमेन जो है पेरिस की, दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स द वर्सलीज एंड दे ब्रॉट द किंग बैक टू पेरिस। ठीक है, वहाँ जा कर के वर्सलेस जा कर के ये किंग को अपने साथ वापस पेरिस ले कर के आते हैं। ठीक है, सो कंडीशन ऑफ वुमेन बिफोर द रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले क्या कंडीशन थी वुमेन की फ्रांस के अंदर, वो यहाँ पे हम समझेंगे। सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही जो वुमेन थी, देवर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, बहुत एक्टिवली ये पार्टिसिपेट कर रहे थे सारे ही इवेंट्स में, रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी इवेंट्स थे। ठीक, जिनकी वजह से कई इंपॉर्टेंट चेंजेस फ्रेंच सोसाइटी में आए। ठीक है, उन्हें ऐसा एक्चुअली लग रहा था, उनका पार्टिसिपेशन इसलिए था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक प्रेशर बनेगा। ठीक है, और वो कुछ मेजर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगी उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ज़्यादातर जो वुमेन थी थर्ड स्टेट की, दे हैड टू वर्क फॉर लिविंग। ओके, या वो सीम स्ट्रेसेस के रूप में काम करती थी। सीम स्ट्रेसेस का मतलब होता है वन हु अर्न्स बाय सीविंग। ठीक है, सिलाई करके अपनी अर्निंग जो गेन करते हैं, ठीक है, उसे सीम स्ट्रेसेस कहते हैं। लॉन्ड्रेसेस यानी कि जो लॉन्ड्री का काम कर रहे हैं, धोबी जिसे आप कहते हो, कपड़े धुलने का काम। सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन द मार्केट, या देयर वर ऑल्सो एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्परस पीपल। तो इस तरह से इनका गुजारा हुआ करता था। ज़्यादातर जो वुमेन थी, दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग। खाली जो नोबल्स फैमिलीज़ हुआ करती थी, नोबल्स की फैमिलीज़ हुआ करती थी, या जो वेल्दियर मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, वहाँ से जो है लड़कियाँ खाली पढ़ने जाया करती थी। वर्किंग वुमेन ऑल्सो हैड टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज़, यानी कि भाई उन्हें खाना भी बनाना है, पानी भी लेके आना है। दे हैव टू स्टैंड अप इन लाइंस, है ना, लाइंस में खड़े रहना होता है ब्रेड खरीदने के लिए। एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, दैट मीन्स बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी, जीवन बहुत कठिन था इनका। ठीक है, वेजेस भी इवन इनको जो मिलते थे, दे वर लोअर देन दैट ऑफ मेन। ठीक है, अब बात करेंगे व्हाट वुमेन डिड फॉर देयर एडवांसमेंट, आखिर इन लोगों ने अपने एडवांसमेंट के लिए क्या किया। So in order to discuss and voice the interests, women started their own political clubs and newspapers. ठीक है, अपनी बातों को रखने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करने के लिए इन लोगों ने कई पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और न्यूज़पेपर्स शुरू किए। इनमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस हो जाता है वो है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। इस नाम का जो पॉलिटिकल क्लब होता है सबसे ज़्यादा फेमस होता है। मेन डिमांड्स जो इनके थे वो थे सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन हैव इन द कंट्री वुमेन। बट जाहिर सी बात है, इन्हें यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है जब 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है उसमें इन्हें पैसिव सिटीज़न का स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, ये लगातार डिमांड करते हैं राइट टू वोट की, टू बी इलेक्टेड टू असेंबली। ठीक है, क्योंकि इन्हें लगता है कि भाई उनका सोशल अपलिफ्टमेंट तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उनके हाथों में पॉलिटिकल पावर आएगी। ठीक है, अब आते हैं कि व्हाट लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या क्या लॉज इंट्रोड्यूस किए टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है भाई क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स। ठीक है, ये पहला कदम था। इसके अलावा स्कूलिंग को यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया फॉर ऑल द गर्ल्स। दूसरी बात, जो पिता हुआ करते थे वो अपनी बेटियों को अब फोर्स नहीं कर सकते थे मैरिज के लिए अगेंस्ट देयर विल। मैरिज को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया जिसमें कोई भी फ्रीली एंटर कर सकता था एंड इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। ठीक है, डाइवोर्स को भी लीगल बना दिया गया और कोई भी जो है अप्लाई कर सकता था। ठीक, वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स एंड बिकम
आर्टिस्ट एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो इस तरह के यहाँ पे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट से, जिससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है इन द लाइव्स ऑफ वुमेन। आफ्टर रेवोल्यूशनरी पीरियड की बात करेंगे तो वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कॉन्टिन्यूड। ये जो आंदोलन था इनका इक्वल पॉलिटिकल राइट्स का, वो लगातार चलता रहा। ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर जो गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पे लॉज इशू किए। रीन ऑफ टेरर के समय जो गवर्नमेंट थी उसने लॉज इशू किए टू क्लोज द वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स एंड बैन देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, कई सारी जो प्रोमिनेंट जो वुमेन थी उस समय में, ठीक है, दे वर अरेस्टेड एंड बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। ठीक, वुमेन मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड। डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो जो इक्वल वोटिंग राइट्स के लिए जो मूवमेंट चल रहे थे या इक्वल वेजेस को लेकर के जो मूवमेंट चल रहे थे, ये लगभग 200 ईयर तक कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, द फाइट फॉर वोट वॉज कैरिड थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। इसको लेकर के एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट भी चलाया जाता है इक्वल वोटिंग राइट को लेकर के लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, फाइनली जा कर के 1946 में अगर हम बात करें फ्रांस की, तो ठीक है, फ्रांस हैड इन द फ्रांस दे हैड बोन द राइट टू वोट। ओके, 1946 में जा कर के इन्हें राइट टू वोट फ्रांस में मिलता है। अब बात करेंगे एक पर्टिकुलर लेडी की जिनका नाम है ओलंपे डी गॉर्जेस। ओके, इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है हमारी एनसीईआरटी बुक में, तो इस पर शॉर्ट नोट वगैरह लिखने के लिए कहा जा सकता है, इसलिए इनको पढ़ रहे हैं हम। तो शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन द रेवोल्यूशनरी फ्रांस। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव अगर कोई फीमेल फिगर था तो वो थे ओलंपे डी गॉर्जेस। ठीक है, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 का था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो उन्होंने बनाया था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, क्योंकि भाई वो वहाँ पे पूरी तरह से वुमेन को एक्सक्लूड कर रहे थे उससे। जो बेसिक राइट्स सभी के लिए होने चाहिए थे उसमें वुमेन को इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, फाइनली फिर बात करें 1791 में इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिख डाला। ठीक है, और ये एड्रेस किया इन्होंने मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को, और डिमांड भी किया कि भाई जो नेशनल असेंबली है उसको उस पर एक्ट करना चाहिए। 1793 में इन्होंने जैकोबिन गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ किया फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग वुमेन क्लब। ठीक है, फाइनली इसी की वजह से इनका जो है ट्रायल होता है, यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन जो है इनका ट्रायल कराता है, और इनके ऊपर ट्रेजन के चार्जेस लगा करके इन्हें जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे एक और इमेज हमें इसी यूनिट में देखने को मिलती है, वुमेन क्यूइंग अप एट अ बेकरी। इस तरह के से देखने को मिलता था कि भाई लाइंस लगा करके बेकरीज़ के बाहर खड़े होती थी फीमेल्स, और अपनी बारी का इंतज़ार करती थी जब वो ब्रेड ख़रीद सकें। ठीक है, व्यूज़ ऑफ शॉमेट जो हैं एक जैकोबिन पॉलिटिशियन थे। ठीक है, 1793 में इन्होंने एक्चुअली में जो वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स फोर्सिबली यहाँ पे जैकोबिन गवर्नमेंट की तरफ से बंद कराए गए, उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ बातें यहाँ पे बोली हैं, तो उसको समझ लेते हैं क्या इन्होंने बोला। ठीक है, क्योंकि इनकी एक लाइन है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है, और पूछी जाती है कि किसकी लाइन है। ठीक है, जैसे आखिर बिल्कुल एंडिंग में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है, शेमलेस आर दोज वुमेन हु विश टू बिकम मैन। सो ये लाइन किसकी है ये पूछी जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्या किस तरह से इन्होंने वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स के क्लोजर को जस्टिफाई किया, इसको समझ लेते हैं। तो सवाल इन्होंने उठाया कि क्या भैया जो नेचर है, नेचर हैज़ एंट्रस्टेड डोमेस्टिक ड्यूटीज़ टू मैन। क्या नेचर ने डोमेस्टिक ड्यूटीज़ जो हैं वो मेल्स को दे रखी हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। या हैज़ शी गिवन अस ब्रेस्ट टू नर्चर बेबीज़। ठीक है, इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन किया, तो आंसर निकल के आया भैया नो। इनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेचर सेज टू मैन कि टू नेचर का ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे मैन को दे रखी हैं, जैसे हंटिंग है, एग्रीकल्चर है, पॉलिटिकल ड्यूटीज़ हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैन की। वुमेन की अगर बात करें तो थिंग्स ऑफ हाउस होल्ड, घर की जो जिम्मेदारियाँ हैं, या मदरहुड,
ठीक, ये उसके टास्क है। तो इसीलिए फाइनली ये कहते हैं कि भाई शेमलेस आर दोज वुमेन हु विश टू बिकम मेन। क्लियर है। अब आ जाते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 जो है हमें एक्सप्लेन करती है अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के बारे में, और इसमें हम जानेंगे बेसिकली कि किस तरह से स्लेव ट्रेड शुरू होता है, हाउ इट इज़ कैरीड, किस तरह से कैरी ऑन होता है, और किस तरह से फाइनली ये अबॉलिश होता है। ठीक है, तो हाउस वाई इट वॉज स्टार्टेड, पहला सवाल हमारा ये होगा। तो इसको समझते हैं। भाई यूरोपियंस ने कैरेबियन जो आइलैंड से यहाँ पे कैरेबियन कंट्री, कई कैरेबियन कंट्रीज़ को एज अ कॉलोनी एक्वायर कर रखा था, जैसे कि नाम बताया जा रहा है मार्टिनिक, गुआदेलूप और सैन डोमिंगो। ठीक, और यहाँ पे इन लोगों ने कई सारे प्लांटेशंस, टोबैको, इंडिको, शुगर केन, कॉफ़ी वगैरह के प्लांटेशंस डेवलप किए थे, और यहाँ से ये सारी चीज़ें ये यूरोप भेजा करते थे। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये थी भैया कि जो यूरोप के लोग थे, यूरोप का में जो लेबर वगैरह था, ठीक, वो यहाँ पे आकर के काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इतनी दूर डिस्टेंट और अनफेमिलियर लैंड में जा कर के काम नहीं करना चाहते थे, जो कि उनके लिए बहुत दूर भी था और एक बिल्कुल नई जगह थी, अनजान जगह थी, वहाँ जा कर के काम नहीं करना चाहते थे। इसका मतलब शॉर्टेज ऑफ लेबर एक बड़ी समस्या थी इन प्लांटेशंस में। ठीक है, जो कैरेबियन में जो प्लांटेशंस थे, यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर एक बड़ी समस्या थी। तो ये आखिरकार समस्या किस तरह से ख़त्म होती है, इसको समझते हैं भाई। तो ये जो प्रॉब्लम थी शॉर्टेज ऑफ लेबर की, इट वाज मेट बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि क्यों शुरू हुआ। ठीक है, तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के पीछे जो ये शॉर्टेज ऑफ लेबर का इशू था कैरेबियन में, वही आता है। ठीक है, और ट्रायंगुलर वर्ड का यूज़ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 3 कॉन्टिनेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ट्रेड कैरी ऑन हो रहा था। उससे पहले कैरेबियन की लोकेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये देख रहे हैं जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका और बीच में कैरेबियंस हैं। ठीक है, तो किस तरह से ट्रेड चल रहा था इसको समझते हैं। स्लेव ट्रेड की शुरुआत एक्चुअली में 17वीं सेंचुरी में होती है। फ्रेंच जो मर्चेंट्स हैं वो जो पोर्ट सिटीज़ हैं बॉर्डियक्स और नैंटिस, यहाँ से अफ्रीका जाते हैं। ठीक, और वहाँ पे जो लोकल चीफ्टेन्स होते हैं उनसे स्लेव्स को ख़रीद लेते हैं। ठीक, फिर उनकी ब्रांडिंग करके और उन्हें ब्रांडेड और शैकल्ड ब्रांडिंग करके उन्हें जो है शिपों में भर लिया जाता है। टाइटली पैक इनटू शिप, मतलब शिपों में भर लिया जाता है सामान की तरीके से, और 3 महीने की एक लंबी जर्नी होती है। अटलांटिक ओशियन से होकर के ये लोग कैरेबियन पहुंचते हैं। ठीक, यहाँ पहुंच करके ये लोग इन स्लेव्स को, प्लांटेशन ओनर्स को, यूरोपियन जो प्लांटेशन ओनर्स हैं उनको बेच देते हैं। ठीक है, फाइनली जो स्लेव लेबर वहाँ से आया अफ्रीका से, उसकी हेल्प से, ठीक है, जो यहाँ प्लांटेशंस में जो भी काम होता है, ठीक है, लेबर का, वो सारा काम पूरा होता है, और यूरोपियन मार्केट्स के लिए शुगर, कॉफ़ी, टोबैको जैसी चीज़ें जो हैं यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती हैं और यूरोप भेजी जाती हैं। ठीक है, इवन जो पोर्ट सिटीज़ थी बॉर्डियक्स और नैंटिस, इनकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी उसके पीछे स्लेव ट्रेड ही मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस तरह से ये ट्रेड चल रहा था। तो देखें, यूरोप से जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते थे, ठीक, वो यूरोप से यूरोपियन जो मर्चेंट्स थे वो लेकर के अफ्रीका पहुंचते थे। ठीक, पहले तो ये जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यहाँ से लेकर के जा रहे हैं वो अफ्रीका में बेचते थे और वहाँ से स्लेव्स को ख़रीद लेते थे। ठीक है, स्लेव्स को ख़रीद करके वो यहाँ से चलते थे किधर, इधर अमेरिका पहुँचते थे, कैरेबियन आइलैंड पहुँचते थे। ठीक है, कैरेबियन आइलैंड्स में जब पहुँचे तो यहाँ पे इन्होंने इन स्लेव्स को बेच दिया, और साथ में यहाँ से जो रॉ मटेरियल है, दैट मीन्स जो शुगर है, टोबैको है, कॉफ़ी है, वो यहाँ से लेकर के वापस यूरोप चले जाते थे। तो इस तरह से ये ट्रेड चल रहा था। क्लियर है। अब बात करते हैं कि किस तरह से ये ट्रेड अबॉलिश होता है। ठीक, थ्रू आउट द 18th सेंचुरी अगर देखा जाए तो बहुत ही कम इसको क्रिटिसाइज़ किया गया फ्रांस के अंदर। नेशनल असेंबली ने कई डिबेट्स वगैरह रखे कि भाई जो ये फ्रेंच सब्जेक्ट्स हैं सारी ही कॉलोनीज़ के अंदर, उनको ये सारे राइट्स मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन में दिए गए थे। ठीक, बट उसने कोई भी लॉज पास नहीं किए क्योंकि उसे जो बिज़नेस ग्रुप्स थे उनका जो अपोजिशन था उससे वो डर रहे थे। ठीक है, जिनकी इनकम एक्चुअली में स्लेव ट्रेड पर निर्भर करती थी।
ठीक। फाइनली जा कर के जो नेशनल कन्वेंशन बनती है 1794 में, ठीक, उसने यहाँ पे लॉज इंट्रोड्यूस किए टू फ्री द स्लेव्स इन ऑल फ्रेंच ओवरसीज़ पोजेशंस, ठीक। बट ये एक शॉर्ट टर्म मेजर था, क्योंकि 10 साल बाद नेपोलियन आ जाता है और नेपोलियन ने स्लेवरी को वापस से री इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। प्लांटेशन ओनर्स इस बात को समझ चुके थे कि भाई जो उनकी जो फ्रीडम है, ठीक है, उनकी आज़ादी का मतलब है दे हैव गॉट द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन नीग्रोज एज स्लेव्स, है ना। अफ्रीकन नीग्रोज जो है उनको स्लेव्स के रूप में यहाँ पे एनस्लेव करना, ये उनका अधिकार जैसा उन्हें लगता था, ठीक है। स्लेवरी फाइनली जाकर के फ्रेंच कॉलोनीज़ में ख़त्म होती है 1848 में। इसी को लेकर के एक इमेज देखने को मिलती है जो 1794 में लॉ लाया गया था टू फ्री ऑल द स्लेव्स, ठीक है। इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इमेंसिपेशन का मतलब ही होता है फ्रीडम से, आज़ादी से। तो 1794 का ये प्रिंट है जो कि इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स को दिखा रहा है। सबसे ऊपर हम यहाँ एक ट्राई कलर देख पा रहे हैं जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, और ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है समझाया गया है आपको यहाँ पे, द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, द फ्रीडम ऑफ अनफ्री, दैट मीन्स जो अभी तक गुलाम थे अब वो आज़ाद हो चुके हैं। हेयर द फ्रेंच वुमेन जो है वहाँ पे वो तैयारी कर रही है कि किस तरह से वो उनको सिविलाइज़ करे, तो उनको कपड़े दे रही है, यूरोपियन क्लोथ्स दिए जा रहे हैं पहनने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं यूनिट 6 में, रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन किया जाता है कि भाई कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक एंड द बुक्स दे रीड, ठीक है। क्या जो पॉलिटिक्स है वो लोगों को इस लेवल तक इफ़ेक्ट कर सकती है कि जो वो कपड़े पहन रहे हैं वो चेंज बदल सकते हैं, या जो भाषा वो बोल रहे हैं उसमें बदलाव आ सकता है, या जो वो बुक्स पढ़ रहे हैं उसमें बदलाव आ सकता है। तो ऐसा ही एक्चुअली में फ्रांस में होता है 1789 के बाद जो रेवोल्यूशन होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद कई सारे चेंजेस लोगों के जीवन में देखने को मिलते हैं। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कई लॉज इंट्रोड्यूस किए ताकि जो आइडियल्स हैं लिबर्टी और इक्वालिटी के, उन्हें एवरीडे प्रैक्टिस में लाया जा सके। जैसे कि सबसे पहला जो बदलाव था वो था अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। इसके पहले कुछ भी अगर कोई बुक प्रिंट होती थी, कोई पोएम, कोई प्ले, कोई एक्ट, कुछ भी होता था, तो दैट हैज़ टू बी सेंसर्ड बाय द किंग, जो कि अब ये कानून ख़त्म कर दिया गया था। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीज़न की वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो था ये एक नेचुरल राइट बन चुका था, ठीक। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक, प्रिंटेड पिक्चर्स, ये सब बड़ी संख्या में फ्रांस के शहरों में अवेलेबल थे, और यहाँ से इवन ये कंट्री साइड रूरल एरियाज़ में भी पहुँच रहे थे। इनमें जो है फ्रांस के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे, डेली चेंजेस आ रहे थे, वो सब डिस्कस किए जाते थे और डिस्क्राइब किए जाते थे। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब था कि अब जो अपोजिंग व्यूज़ थे वो भी एक्सप्रेस हो पा रहे थे। हर एक साइड जो था, मतलब किसी मुद्दे के ऊपर जो उसको सपोर्ट कर रहा है और जो उसका विरोध कर रहा है, ठीक, दे वर एबल टू एक्सप्रेस देयर पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते थे। प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशंस, इन सभी को यूज़ किया जा रहा था लोगों को में रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। ये एक तरीका था जिससे कह सकते हैं कि भाई दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस, ठीक, और पॉलिटिकल जो फिलोसफर्स लिख रहे थे उसको समझ सकते थे, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्क्लूजन में। तो भाई 1804 में नेपोलियन जो है वो एम्परर बन जाते हैं फ्रांस के, ठीक, और एम्परर बनने के तुरंत बाद ही, ठीक है, ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग, जैसा कि हमने पढ़ा भी था भाई 1804 में सीधे नेपोलियन यहाँ पे एम्परर नहीं बन गया। इसके पहले डायरेक्टरी थी, डायरेक्टरी के बाद कॉन्सुलेट सिस्टम आया, और कॉन्सुलेट को अबॉलिश करके जो है नेपोलियन ने एम्परर डिक्लेयर कर लिया था अपने आप को 1804 में। यूनिट 1 में ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, डायरेक्टरी के बारे में भी और कॉन्सुलेट के बारे में भी। तो एम्परर बनने के बाद तुरंत जो ये नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको कॉन्कर करने के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है। और कॉन्कर करने के बाद हर एक कंट्री में अपने जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको यहाँ पे इम्पोज कर दिया जाता है, ठीक। नेपोलियन अपने आप को एक मॉडर्नाइज़र के रूप में देखते थे यूरोप के, ठीक। कई सारे लॉज इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, कई जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर हो गया, ठीक है। इस तरह से कई अच्छे रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। तो इनिशियली इसीलिए लोग इनसे खुश भी थे भाई, इनको एक लिबरेटर के रूप में देख रहे थे जो इन्हें आज़ादी दिलाने आए हैं
आया है, ऐसा लोगों को लग रहा था, ठीक है। बट जल्दी ही जो एक एंथुजियाज़म था लोगों के अंदर नेपोलियन को लेकर के, फ्रेंच आर्मी को लेकर के, ठीक, वो बदल जाता है और वो उन्हें एक इन्वेडिंग फोर्स के रूप में देखने लगते हैं। फाइनली इनको जो है बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में इनकी हार होती है और बहुत सारे जो मेजर्स थे, जो मैनी ऑफ हिज मेजर्स जिनमें रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे लिबर्टी और मॉडर्न लॉज के, ठीक है, दे वर एक्सपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप और उसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है, कई सारे ईयर्स तक लोगों के ऊपर रहता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे जल्दी से। तो इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आइडिया था लिबर्टी का, डेमोक्रेटिक राइट्स का, ठीक, दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड सभी को इंस्पायर किया, ठीक है, स्प्रेड। और ये आइडियाज़ इवन फ्रांस से दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी स्प्रेड होते हैं, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा उस पर भी बड़ा इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है। द आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म, सोशल इक्वालिटी, जो ये आइडियाज़ वहाँ से शुरू हुए, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, उन्होंने इंस्पायर किया इंडिया के लीडर्स को, जैसे टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है। तो इम्पैक्ट में हम ये बातें बता सकते हैं। अब बात करेंगे कॉजेज़ की। तो कॉजेज़ में सबसे पहला आता है आपका सोशल डिस्पेरिटी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 क्लासेस में बटी हुई थी, क्लर्जी, नोबल एंड कॉमन, ठीक है। नोबिलिटी की बात करें और क्लर्जी की बात करें तो इन्हें कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते थे, जबकि जो कॉमन पीपल थे देवर उसमें, जिसमें पीजेंट्स और आर्टिसंस आते थे, उनके ऊपर सारा टैक्स का बर्डन लाद दिया गया था, ठीक है। दूसरा रीज़न है मोनार्की। तो जो एब्सोल्यूट रूल था लुइस 16 का, लेविश लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव, ठीक है, डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ पॉलिटिकल कॉजेज़ थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे। तीसरा है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट को हम कहते हैं एज ऑफ रीज़न, जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को इंस्पायर किया। और एनलाइटनमेंट जो है इट एम्फेसाइज्ड राइट्स ऑफ कॉमन मैन एंड इंस्पायर्ड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, ठीक है। फ़िलासफ़र्स की अगर बात की जाए तो कई सारे फ़िलासफ़र्स का रोल रहा यहाँ पे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड करने में, जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लोकी, जॉन लोकी वगैरह, जिनके बारे में हमने यूनिट उसमें पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लोगों में रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, लोगों को मोटिवेट किया टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डेब्ट एंड टैक्सेस अगला है। तो फ्रांस जो था भाई, ड्यू टू पार्टिसिपेशन इन नंबर ऑफ वॉर्स, या जो लेविश, काफ़ी ज़्यादा जो लेविश लाइफस्टाइल थी मोनार्क्स की, या जो पैलेस ऑफ वर्सलेस था उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा करने की वजह से फ्रांस जो था इट वाज नियर बैंकरप्सी, है ना, बैंकरप्सी के करीब था। और जो लोग थे यहाँ पे वो ओवरबर्डन थे एक्सेसिव टैक्सेस से। तो ये एक रीज़न हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। और एक इमीडिएट कॉज भी बताया जा सकता है, जैसे कि सबसिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर नाउ।